गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड के दूसरे टॉपिक पे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। बेसिकली सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में बात पहले इंट्रोडक्शन से हम लोग करते हैं कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक आर्क established between bare consumable electrode wire and workpiece। तो वो कौन सा हीट ले रहा है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग? हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक आर्क established between bare consumable electrode। एक ऐसे इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर कोटिंग नहीं की गई है, और वर्कपीस, इन दोनों के बीच में जो हीट जनरेट हो रहा है उस हीट का यूटिलाइजेशन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए कर रहा है। ठीक है। सिंस इन दिस प्रोसेस welding arc and the weld pool are completely submerged under cover of granular fusible and molten flux, therefore it is called so। मीन्स कि इसका नाम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्यों पड़ा? क्योंकि वेल्डिंग आर्क और वेल्ड पूल ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है पूरा। किसके अंदर? ग्रेनुलर फ्यूजिबल एंड मोल्टेन फ्लक्स के अंदर ये सबमर्ज्ड होता है, इसलिए इसका नाम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पड़ा। ड्यूरिंग वेल्डिंग ग्रेनुलर फ्लक्स इज मेल्टेड। जो आप फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अलग से फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग नहीं की गई है। इलेक्ट्रोड आपका बेयर इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं की गई है, और उस इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के अंदर जो हीट जनरेट हो रहा है उस हीट के कारण ही बेसिकली आपका वेल्डिंग परफॉर्म हो रही है। ये पॉज कैसे होगा सर? कंट्रोल तो बेसिकली ये बात हो रही थी हम लोगों की कि सर हमें तो लग रहा है चल नहीं रहा। देखिए टाइम टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग 3:40 चल रहा है। कितने मिनट हुआ था? हाँ अभी शुरू ही किया तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करें, क्लोज कर दें? हम बोल ही रहे हैं, चल रहा है ना। ठीक, तो बात हो रही थी हम लोगों की सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड। तो बेसिकली सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग केस में जो कहा गया कि भाई सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो हीट जो मिल रही है वो हीट हमको कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर, जो कि बेयर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर है, और वर्कपीस, इन दोनों के बीच में जो हीट जनरेट हो रहा है उस हीट जनरेशन के कारण ही वेल्डिंग हमको, उस हीट जनरेशन के कारण ही वेल्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट, welding arc and weld pool is completely submerged under granular fusible and molten flux, therefore it is called so।
इसका नाम जो है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इसलिए पड़ा क्योंकि पूरा वेल्डिंग प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीटली कवर होता है, पूरा आपका वेल्ड पूल और वेल्डिंग आर्क ग्रेनुलर फ्यूजिबल और मोल्टन फ्लक्स से ये कवर होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सबमर्ज्ड आर्क welding. During welding, granular flux is melted using heat generated by arc and form cover of molten flux layer, which in turn avoid spatter tendency and prevents accessibility of atmospheric gases to the arc zone and the weld pool. ठीक है, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, कर ऐसे रहे हैं कि जो वेल्डिंग के दौरान जो ग्रेनुलर फ्लक्स है वो मेल्ट हो रहा है, किस वजह से, जो हीट आपका जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क जो जनरेट हो रहा है वो किसके कारण से, बेयर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो हीट जनरेट हो रहा है उस हीट जनरेटेड पार्ट का यूटिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं टू फॉर्म अ कवर ऑफ मोल्टन फ्लक्स लेयर विच इन टर्न्स अवॉइड स्पैटर। इससे क्या हो रहा है कि जो हम आर्क ब्लो के कारण जो स्पैटर अकर कर रहे थे वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रहे हैं, वो अकर नहीं कर रहा है। एंड प्रिवेंट एसेसिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, इससे भी और बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन हो रहा था वो प्रॉब्लम इससे सॉर्ट आउट हो गई, जो ऑक्सीडेशन हो रहा था वो कम हो जाएगा इससे। एटमॉस्फेरिक गैसेस टू द आर्क जोन एंड द वेल्ड पूल, इससे क्या होगी, वेल्ड की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, द मोल्टन फ्लक्स रिएक्ट्स with the impurities in the molten weld metal to form slag which floats over the surface of the weld metal. impurities के साथ रिएक्शन करके slag फॉर्मेशन हो जा रहा है। layer of slags over the molten weld metal results, slag के कारण क्या होगा, increased production of weld metal from atmospheric gases, gas contamination, and so improve properties of the weld joint। हो क्या रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन को इंक्रीज कर रही थी, ऑक्सीडेशन को बढ़ावा दे रही थी, उस ऑक्सीडेशन से हम इसको बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, अगर वो स्लैग का एक लेयर फॉर्म होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, जिससे कि वेल्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। रिड्यूस्ड कूलिंग रेट of weld metal and heat affected zone owing the shielding of the weld pool by molten flux and solidified slag in terms of led to smoother weld bed, reduce the cracking tendency of hardenable steel। तो कूलिंग रेट, रिड्यूस्ड कूलिंग रेट के कारण क्या होगा, जो आपका वेल्ड बिल्ड होगा वो स्मूथर होगा, क्रैकिंग टेंडेंसी कम होगी। कंपोनेंट ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज नोन टू बी हाई करंट, sometimes even greater than 1000 ampere welding process that is mostly used for joining heavy sections and thick plates
as it offers deep penetration with high deposition rate and so high welding speed. वो क्या रहा है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग किसके लिए जाना जा रहा है? हाई करंट के लिए, और वह करंट 1000 एम्पियर से ज्यादा या उसके बराबर हो सकता है, कुछ इसी के अराउंड। वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज मोस्टली यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग, वो बेसिकली किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का? हैवी सेक्शन और थिक प्लेट को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका डीप पेनिट्रेशन, इससे हो क्या रहा है? डीप पेनिट्रेशन विथ हाई डिपोजिशन रेट एंड सो हाई वेल्डिंग स्पीड। डिपोजिशन रेट आपका हाई है और वेल्डिंग स्पीड हाई है, ठीक है। डीप पेनिट्रेशन हो रहा है, डिपोजिशन रेट हाई है, वेल्डिंग स्पीड हाई है। हाई वेल्डिंग करंट can be applied in this process owing of 3 reasons, ठीक है। नंबर 1, absence of spatter. Number 2, reduced possibility of air entrainment in arc zone as molten flux and slag form shield the weld metal. Large diameter of electrode. तो हाई वेल्डिंग करंट क्यों अप्लाई किया जाता है? इसके पीछे 3 कारण हैं। इससे क्या होगा? स्पैटर की एब्सेंस होगी, एटमॉस्फेरिक एयर से जो रिएक्ट करके एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्शन के कारण आपका वेल्ड का स्ट्रेंथ जो था वो वीक हो जा रहा था। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता था कि जो मोल्टन फ्लक्स और जो स्लैग फॉर्म हो रहा है वो एज अ शील्ड वर्क कर रहा है एट द वेल्ड मेटल। तीसरा पॉइंट है लार्ज डायमीटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हाई वेल्डिंग करंट इसलिए अप्लाई किया जा रहा है। कंटिन्यूअस फीडिंग ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स अराउंड द वेल्ड आर्क फ्रॉम द फ्लक्स होपर प्रोवाइड shielding to the weld pool from atmospheric gases and control of weld metal composition through presence of alloying element in the flux. इसमें क्या बताया? continuous feeding of granular flux around the weld arc from the flux hopper. ऊपर क्या है? जहां से आपका ग्रेनुलर फ्लक्स आ रहा है, इसकी कंटिन्यूअस फीडिंग की जा रही है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक गैसेस से बचा रहा है हमारे वेल्डिंग जोन को, वेल्ड मेटल को, ठीक है, वेल्डमेंट को कह सकते हैं, ठीक। कंप्लीट कवर of the molten flux around electrode tip and the welding pool during the actual welding operation produces weld joint without spatter and smoke. हो क्या रहा है कि पूरा जो वेल्डिंग जोन है वो कवर रहता है फ्लक्स से। तो उस कवरिंग के कारण हो क्या रहा है कि जो वेल्ड ज्वाइंट का पोजीशन है
वहां पे एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन नहीं होता है, उससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिससे कि जो वेल्ड का स्ट्रेंथ होगा वो इनहेंस हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, पीछे एक पॉइंट था, हैवी सेक्शंस की ज्वाइनिंग इससे करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से। इसमें डीप पेनेट्रेशन इससे हो जाएगा, हाई डिपोजिशन रेट आपको मिल जाएगा, हाई वेल्डिंग स्पीड मिल जाएगी। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। हाई करंट आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्यों? स्पैटर ना हो, एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो इन कारण से कंप्लीट कवर ऑफ द मोल्टन फ्लक्स अराउंड द इलेक्ट्रोड टिप and the welding pool during the actual welding operation produces weld joint without spatter and smoke. Spatter क्या है? Spatters ऐसे एक डिफेक्ट ही है स्पैटर। मान लिया आपका वेल्डिंग जोन, आप यहां पे वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब वेल्ड अगर आप यहां पे कर रहे हैं तो कायदे से तो वेल्डिंग इतने ही पोर्शन पे होनी चाहिए, लेकिन इधर इधर भी इसके पार्टिकल जो स्प्लिट हो जाते हैं और यहाँ पे आके होल टाइप का चीज क्रिएट कर देते हैं। इसी को हम लोग स्पैटर बोलते हैं। ये बेसिकली आपको क्या है? स्पैटर। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस फिगर में यह हुपर, यहीं से आपका ग्रेनुलर फ्लक्स फीड होके आता है, फीडर ऑफ फ्लक्स, यहीं से आप फीड करते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है? ये आपका बेस मेटल है, इसको पूरा कवर कर लेता है, और ये आपका इलेक्ट्रोड है। तो जब पूरा कवर कर लेता है और ये इलेक्ट्रोड आपका बेयर इलेक्ट्रोड है, तो इस बेयर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो स्पार्किंग होती है, इसकी वजह से जो हीट जनरेट होता है, उस हीट का यूटिलाइजेशन, हम लोग करते हैं वेल्डिंग के लिए। तो ये ग्रेनुलर फ्लक्स से ये पूरा कवर होता है। ठीक है, स्लैग जिससे फॉर्म होता है, ये स्लैग भी कहीं ना कहीं वेल्ड पूल को, वेल्ड बीड को बचाता है एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होने लगता है, सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का एक सिस्टम आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें पूरे वेल्डिंग जोन को, जहां पे वेल्डिंग हो रहा है, उसको सबमर्ज किया जाता है। वो पूरा अंदर रहता है, किससे ढका रहता है? ग्रेनुलर फ्लक्स से और स्लैग से। अब फिर हीट कहां से मिलता है आपको? हीट आपका इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो कांटेक्ट होता है, वहां से जो हीट जनरेट होता है, उस हीट का यूटिलाइजेशन हम लोग वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। अब जो आपका ग्रेनुलर फ्लक्स है और स्लैग है, वो कहीं ना कहीं उस वेल्ड बीड की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, उसको मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है कि आपके वेल्ड जॉइंट के स्ट्रेंथ को एक इंप्रूवमेंट मिलता है rather than other welding process. नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर सोर्स। जनरली
submerged arc welding process uses power source at 100% duty cycle. Uses power source 100% duty cycle, which means that the welding is done continuously. वेल्डिंग क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली परफॉर्म हो रहा है फॉर मिनिमम 5 मिनट विदाउट ब्रेक और मोर. ठीक है, कंटिन्यूअस वेल्डिंग हो रहा है. इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100% ड्यूटी साइकिल्स की है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोड मटेरियल, type of flux, electrical resistivity, electrode diameter, submerged arc welding can be worked with both AC and DC. Alternating current and direct current electrode negative polarity are generally used with large diameter electrode that is greater than 4 mm. DC with constant voltage power source provides good control over bead shape, penetration and welding speed. हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि डीसी 3 तरीके से होगा: डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, या इसी को दूसरे हिसाब से कहेंगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव और इसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव. तो कब हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखेंगे, कब हम इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रखेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा इन केस अगर हम डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आप डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा कंट्रोल आपको मिलेगा किस पर? वेल्डिंग प्रोसेस में जो आपका हीट जनरेट होगा उस पे, पेनिट्रेशन होगा उस पे, जिस टाइप का आपको शेप चाहिए उस पे, थिकनेस ऑफ वर्कपीस उस पे, वेल्डिंग स्पीड उस पे. तो अगर डीसी पावर सोर्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपका कंट्रोल वेल्डिंग पे ज़्यादा बेहतर होगा विद रिस्पेक्ट टू एसी वेल्डिंग. क्यों? क्योंकि एसी वेल्डिंग के टाइम पे एसी पावर सोर्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट पोलरिटी होगा और हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स पोलरिटी होगा. तो कुछ पार्ट वो स्ट्रेट पोलरिटी की तरीके से बिहेव करेगा हाफ साइकिल में, और रिमेनिंग हाफ साइकिल में वो रिवर्स पोलरिटी की तरीके से बिहेव करेगा. तो आप अगर यूनिफॉर्मिटी ऐसा चाह रहे हैं कि नहीं भाई हमारी पोलरिटी फिक्स रहे या हीट हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हमको ज़्यादा चाहिए, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे अगर आप एसी वेल्डिंग का यूज़ करते हैं तो. लेकिन अगर आप डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. However, DC can cause as arc blow under some welding conditions. आर्क ब्लो के बारे में बताया जा चुका है कि आर्क ब्लो क्या होगा. आर्क ब्लो मतलब ये जो इलेक्ट्रोड का जो एक्सिस है उस एक्सिस से अगर आर्क का डेविएशन हो रहा है तो वही चीज आर्क ब्लो कहलाएगी.
अगर वेल्डिंग का डायरेक्शन ये है और आर्क उससे आगे आ रहा है एक्सिस से, तो इसको फॉरवर्ड आर्क ब्लो कहेंगे। अगर आर्क उससे पीछे है, उससे मतलब उसके एक्सिस से, तो ये कहेंगे बैकवर्ड आर्क ब्लो। और अगर आर्क इसी लाइन में है, मतलब इलेक्ट्रोड के एक्सिस पर है, तो देयर इज नो आर्क ब्लो। ठीक है। तो डीसी वेल्डिंग के केस में आर्क ब्लो के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी वेल्डिंग में देखा गया है, आर्क ब्लो के पीछे रीजन क्या है? आर्क ब्लो के पीछे रीजन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कारण आर्क ब्लो जनरेट हो रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आपसी इंटरेक्शन के कारण ही आर्क ब्लो जनरेट हो रहा है। Polarity affects the weld bead geometry, penetration and deposition rate। ऑब्वियस सी बात है कि पोलैरिटी जैसी रहेगी उसी के हिसाब से बीड की ज्योमेट्री आपको मिलेगी, पेनिट्रेशन वैसे मिलेगा, डिपोजिशन रेट वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए कहा गया कि अगर डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल आप करते हैं तो उस पर अच्छा कंट्रोल आपको मिलेगा, विद कंट्रोलिंग ज्यादा अच्छा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एसी वेल्डिंग। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव ऑफर्स advantage of self-regulating arc in case of small diameter electrode. Direct current electrode positive offers advantage of self-regulating arc in case of small diameter electrode and high deposition rate, while direct current electrode negative produces shallow penetration. Next point है welding electrode. The diameter of electrode used in submerged arc welding generally range from 1 to 5 mm. The electrode wire, ये किस केस में बताया गया है? ये बताया गया है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग केस में। द इलेक्ट्रोड, जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं आपको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के केस में बताई जा रही हैं। वेल्डिंग प्रोसेस आप बदलेंगे, चीजें आपकी बदलेगी। The electrode wire is fed from the spool through the contact tube connected to the power source. Electrode wire of steel is generally copper coated for two reasons. स्टील का इलेक्ट्रोड वायर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग की रहती है। क्यों? क्योंकि टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कोरोजन। नंबर 2, to increase the current carrying capacity. However, stainless steel wire are not coated with copper. तो 1 से 5 mm तक डाया होता है इलेक्ट्रोड का, और वह एक स्पूल के थ्रू फीड किया जाता है, मतलब यूनिफॉर्म फीडिंग के लिए ऐसा किया जाता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग फ्लक्स।
फ्लक्स क्या है बेसिकली, रोल ऑफ फ्लक्स क्या है? रोल ऑफ fluxes in submerged arc welding is largely similar to that of coating in stick electrode of shielded metal arc welding। बिल्कुल उसी तरीके से है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का भी फ्लक्स, जैसा कि नॉर्मल वेल्डिंग के केस में आप देखते हैं, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के केस में देखते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की रहती है। लेकिन यहां पे आपको कोटिंग नहीं किया रहेगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, यहां पे उसको ऊपर के माध्यम से फिलअप किया जाएगा और फ्लक्स को पाउडर के फॉर्म में जहां पे वेल्डिंग जोन होगा उस पे फिल कर दिया जाएगा। जबकि इससे पहले शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग केस में आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग किया रहता था, लेकिन यहां ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा काम क्या कर रहा है ये चीज, ये आपका फ्लक्स प्रोटेक्शन ऑफ वेल्ड पूल फ्रॉम इनएक्टिव शील्डिंग गैसेस जनरेटेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कोटिंग मटेरियल। ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है पूरे वेल्ड जोन को, पूरे वेल्ड पूल को, किससे? इनएक्टिव शील्डिंग गैसेस जनरेटेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कोटिंग मटेरियल। एटमॉस्फेरिक गैसेस से भी इसको बचा रहा है। Submerged arc welding flux can influence the weld metal composition appreciably in the form of adding or loss of alloying elements through gas metal and slag metal reaction। ठीक है, there are 4 types of common submerged arc welding fluxes, namely fused flux, agglomerated flux, bonded flux, mechanical fluxes। Next, welding parameters। Welding parameters, namely electrode wire size, welding voltage, welding current, welding speed, are 4 most important parameters apart from flux that they play a major role on soundness and performance of weld। Therefore, these must be selected carefully before welding। पैरामीटर्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके प्रोसेस के पैरामीटर्स होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर्स? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस पैरामीटर्स? प्रोसेस पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर उन पैरामीटर्स को आप चेंज करेंगे तो वो प्रोसेस के अंदर उसके रिजल्ट में कहीं ना कहीं बदलाव लाएंगे, तो वो पैरामीटर्स प्रोसेस पैरामीटर्स कहलाते हैं। वेल्डिंग पैरामीटर्स भी इसी तरीके के हैं कि वायर का साइज अगर आप चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा, वेल्डिंग वोल्टेज फर्क चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा,
वेल्डिंग करंट चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा, वेल्डिंग स्पीड चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा। ये पैरामीटर्स कहीं ना कहीं पूरे वेल्डिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ वेल्ड कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। देयरफॉर दीज मस्ट बी सिलेक्टेड केयरफुली बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग करंट, welding current is most influential process parameters for submerged arc welding because it determines the melting rate of electrode, penetration depth, and weld bed geometry. However, too high current may lead to burn through owing the deep penetration, excessive reinforcement, increased residual stresses, and high heat input related problem like weld distortion. On the other hand, selection of very low current is known to cause lack of penetration, lack of fusion, and unstable arc. तो बहुत ज़्यादा अगर करंट की वैल्यू है तो उससे क्या होगा, डीप पेनिट्रेशन होगा, एक्सेसिव रेनफोर्समेंट हो जाएगा, इंक्रीज रेजिडुअल स्ट्रेसेस आपकी बढ़ जाएंगी, हाई हीट इनपुट हो जाएगा जो कि डिस्टॉर्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर बहुत कम करंट आप कर देते हैं तब भी समस्या आएगी, लैक ऑफ पेनिट्रेशन की, लैक ऑफ फ्यूजन की, अनस्टेबल आर्क की। Selection of welding current is primarily determined by the thickness of the welded and accordingly electrode of the proper diameter is selected so that it can withstand under the current setting required for developing sound weld, means good weld, with requisite deposition rate and penetration. तो वेल्डिंग करंट कितना आप रखेंगे ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो आप मटेरियल वेल्ड करने जा रहे हैं उसका थिकनेस कितना है, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रोड उस डायमीटर का सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि विदस्टैंड कर सके उतना अमाउंट ऑफ करंट को। ठीक है, जैसे 1.6 mm डायमीटर इलेक्ट्रोड कब हम लगाते हैं, जब वेल्डिंग करंट हमारा 150 टू 300 एम्पेयर होता है। टू mm डायमीटर कब यूज करते हैं इलेक्ट्रोड का, जब 200 टू 400
वेल्डिंग करंट होता है। 2.5 mm डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड कब सेलेक्ट करते हैं? जब 250 to 600 एम्पेयर करंट की जरूरत होती है हमको। 3.5 mm डायमीटर का इलेक्ट्रोड कब सेलेक्ट करते हैं? 3.15 mm डायमीटर का इलेक्ट्रोड कब सेलेक्ट करते हैं? जब हमको वेल्डिंग करंट 300 to 700 एम्पेयर चाहिए होता है। 4 mm डायमीटर कब सेलेक्ट करते हैं? जब 400 to 800 एम्पेयर करंट हमको चाहिए होता है। 6 mm डायमीटर कब सेलेक्ट करते हैं? जब 700 to 1200 एम्पेयर करंट हमको चाहिए होता है। ठीक है। वेल्डिंग वोल्टेज। Welding voltage has marginal effect on the melting rate of the electrode. Welding voltage commonly used in submerged arc welding ranges from 20 to 35 volt. ठीक है, इसका मार्जिनल इफेक्ट पड़ेगा किस पे मार्जिनल इफेक्ट पड़ता है? आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पर इसका मार्जिनल इफेक्ट पड़ेगा और 20 to 35 वोल्ट हम वोल्टेज रखते हैं। जबकि करंट का वेरिएशन आप देख रहे हैं कितना हाई करंट है, ये डिपेंड कर रहा है कि कितने थिकनेस ऑफ प्लेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रोड का डाया सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। Selection of too high welding voltage मतलब अगर बहुत ज्यादा आपने वोल्टेज सेलेक्ट कर दिया तो क्या होगा? Selection of too high voltage that is more arc length led to flatter and wider weld bed. Higher flux consumption, increased gap bridging capability under poor fit up conditions. Low welding voltage produces narrow and peaked bead and poor slag deattachability. जैसे इस फिगर में देखिए, वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज, वेल्डिंग स्पीड। वेल्डिंग करंट पेनिट्रेशन डेप्थ इंक्रीजेज, रेनफोर्समेंट इंक्रीजेज। कब? जब आपका वेल्डिंग करंट बढ़ रहा है तो। लेकिन वोल्टेज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? वोल्टेज ज्यादा होगा तो देख रहे हैं ये आपका शेप वाइड हो जाएगा, जो बीड होगा उसका विड्थ बढ़ जाएगा, रेनफोर्समेंट डिक्रीज कर जाएगा। वेल्डिंग स्पीड जब आप वेल्डिंग स्पीड का वेरिएशन देख रहे हैं, बीड विथ decreases, penetration depth decreases, reinforcement decreases. Influence of welding parameters on
वेल्ड बिट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा आपने वोल्टेज इंक्रीज किया तो क्या होगा, वाइडर वेल्ड बिट हो जाएगा, फ्लक्स कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा आपका वेल्ड बिट। ठीक है, अगर लो रखेंगे तब लो welding voltage produces narrow and peaked width and poor slag detachability. Next point, welding speed. One second. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेल्डिंग स्पीड। वेल्डिंग स्पीड में फर्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड बीड ज्योमेट्री and penetration in a weld joint are obtained only with an optimum speed of welding arc during submerged arc welding. इसका मतलब क्या, रिक्वायर्ड बिट ज्योमेट्री एंड पेनिट्रेशन इन द वेल्ड ज्वाइंट आर ऑप्टेड विद द ऑप्टिमम स्पीड। एक ऑप्टिमम स्पीड होगी, उस ऑप्टिमम स्पीड पर ही आप डिफाइंड बीट ज्योमेट्री और पेनिट्रेशन पा सकेंगे। Selection of a speed higher than the optimum one reduces the heat input per unit length, which in turn result in low deposition rate of the weld metal, decreased weld reinforcement and shallow penetration. तो ऑप्टिमम रेंज से ज्यादा जब आप हीट रखेंगे तो वो क्या करेगा, स्पीड अगर आप बढ़ा देंगे, ऑप्टिमम रेंज से ज्यादा स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हीट इनपुट रिड्यूस हो जाएगा पर यूनिट लेंथ, जिससे क्या होगा कि लो डिपोजिशन रेट हो जाएगा, वेल्ड रीइंफोर्समेंट कम हो जाएगा एंड शॉलो पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। Too high welding speed increases tendency for undercut in weld owing to reduced heat input. Arc blow अंडरकट एक प्रॉब्लम है, एक डिफेक्ट है वेल्डिंग का। आर्क ब्लो ये भी डिफेक्ट ही माना जाएगा एक हिसाब से, मतलब पार्ट पे तो डिफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप उतने इफिशिएंटली वेल्ड नहीं कर पाएंगे आर्क ब्लो होगा तो। आर्क ब्लो ड्यू टू हायर relative movement of the arc with respect to the ambient gases. Porosity as air pocket are entrapped due to rapid solidification of the weld metal. पोरोसिटी क्यों कॉज हो रहा है, क्योंकि जो एयर पॉकेट है वो ट्रैप कर जा रहा है, इंट्रैप हो जा रहा है। कहाँ,
सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे रैपिड कूलिंग हो रही है, सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे वो एयर पॉकेट आपका ट्रैप हो रहा है, फंस जा रहा है, जिसकी वजह से वो जब एयर पॉकेट बाहर निकलने की कोशिश करता है और तब तक कूलिंग हो जाती है, उसकी वजह से एक वॉइड, एक पोरोसिटी क्रिएट होती है, जो कि एक डिफेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप वेल्डिंग स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अंडरकट होगा। क्यों? क्योंकि हीट इनपुट रिड्यूस होगा अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो। आर्क ब्लो अकर होगा, पोरोसिटी अकर होगी। On other hand, low welding speed increases heat input per unit length, which in turn may lead to increased tendency of melt through the reduction in tendency for development of porosity and slag inclusion. लेकिन वेल्डिंग स्पीड अगर कम होगी तो क्या होगा? हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ आपका इंक्रीज कर जाएगा, मेल्टिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। पोरोसिटी और स्लैग इंक्लूजन की टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी। Required bead geometry and penetration in weld joint are obtained only with an optimum speed of welding arc during submerged arc welding. तो जो आपका ज्योमेट्री आपको चाहिए वो किस पे मिल रहा है आपका? जब आप ऑप्टिमम स्पीड रख रहे हैं तब। इन्फ्लुएंस आपने देखा क्या क्या? करंट का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, वोल्टेज का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है बीड की ज्योमेट्री पर, और स्पीड का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। बीड ज्योमेट्री एंड इफेक्ट ऑफ वेल्डिंग पैरामीटर्स। Bead geometry and depth of penetration are two important characteristics of the weld bead that are influenced by size of electrode for a given welding current setting. In general, an increase in size of electrode decreases the depth of penetration. And increases width of weld bead for a given welding current. तो कितना वेल्डिंग करंट चाहिए उसके हिसाब से हमको इलेक्ट्रोड सेट करना होगा। बीड की ज्योमेट्री और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड के साइज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो इलेक्ट्रोड का साइज आपके वेल्डिंग करंट के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोड का साइज आप डिक्रीज करेंगे
या इंक्रीज करेंगे तो उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रोड का साइज आप इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आपका डिक्रीज होगा और वेल्ड बीड का जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा उसी पर्टिकुलर वेल्डिंग करंट के ऊपर। लार्ज डायमीटर इलेक्ट्रोड आर प्राइमरली सिलेक्टेड to take two advantages. Number one, higher deposition rate owing to that their higher current carrying capacity. Good gap bridging capability under poor fit up conditions for the plates to be welded due to wider weld bead. गैप ब्रिजिंग की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी अगर आप लार्ज डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हाइयर करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी अगर आप लार्ज डायमीटर के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। इफेक्ट ऑफ या इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर ऑन वेल्ड बीड ज्योमेट्री, क्या इन्फ्लुएंस है? देखिए ज्योमेट्री पे क्या फर्क पड़ रहा है अगर आप डाया को बदल रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज, ड्यू टू यूनिक फीचर्स like welding arc submerged under flux and use of high welding current associated with submerged arc welding process compared with other welding process, it offers important advantage. अब चूंकि जो आपका पूरा सेटअप है, जो वेल्डिंग जोन है, वो सबमर्ज होता है किसके अंदर? फ्लक्स के अंदर, ठीक है। और इसमें हाई वेल्डिंग करंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए सर्टेन इसके एडवांटेजेस हैं। नंबर वन, हाई प्रोडक्टिविटी ड्यू टू हाई डिपोजिशन रेट ऑफ वेल्डिंग मेटल and capability weld continues without interruption as electrode is fed from spool। एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोड की फीडिंग की जा रही है, तो उस कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोड की फीडिंग के कारण, उस कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोड की फीडिंग के कारण हाइयर डिपोजिशन रेट आपको मिल रहा है, हाई प्रोडक्टिविटी आपको मिल रही है, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं है कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोड खत्म हो गया फिर दूसरा इलेक्ट्रोड आपको लगाना है। स्पूल के थ्रू एक कंटिन्यूअस फीडिंग की जा रही है इलेक्ट्रोड की, और इलेक्ट्रोड कैसा है? बेयर इलेक्ट्रोड है। प्रोसेस वर्क अंडर 100% ड्यूटी साइकिल, डिपोजिशन रेट ज्यादा है इसमें, ठीक है।
High depth of penetration allows welding of thick sections. High depth of penetration allows welding of thick section. अगर आपको थिक सेक्शन की वेल्डिंग करनी है, थिकर सेक्शन की वेल्डिंग करनी है, तो आप इससे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा है यहां पे। स्मूथ वेल्ड बीड इज प्रोड्यूस्ड विदाउट स्ट्रेस razors as submerged arc welding is carried out without spark, smoke and spatter। तो इसमें जो वेल्डिंग हो रही है वो स्मूथ वेल्डिंग हो रही है, जो आपको वेल्ड बीड बनेगा वो स्मूथ रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटरनल स्ट्रेसेस में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई स्पार्क जनरेट नहीं हो रहा है अंदर, स्मोक जनरेट नहीं हो रहा है, स्पैटर नहीं हो रहा है अंदर। क्यों? क्योंकि पूरा सेटअप आपका कवर्ड है थ्रू फ्लक्स, सबमर्ज्ड है, इसीलिए इसको बोला गया सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। और जो आपका इलेक्ट्रोड है उसकी कंटिन्यूअस फीडिंग की कर रहे हैं स्क्रू से। लिमिटेशन, देयर आर 3 मेन लिमिटेशंस ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। क्या लिमिटेशन है? इनविजिबिलिटी ऑफ वेल्डिंग आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग आप कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हैं कहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये लिमिटेशन है, समस्या है कि भाई कहाँ पे वेल्ड करना है, किस पोजीशन में वेल्ड करना है। आप अगर देख नहीं पाएंगे तो वेल्डिंग कैसे करेंगे। तो इसीलिए इसमें जो स्किल्ड लेबर होगा वही वेल्ड कर पाएगा। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग माउंट of flux covered around the arc in odd positions of welding and cylindrical components of small diameter. Difficulty in maintaining mount of the flux cover around the arc in odd positions of welding and cylindrical components of small diameter. Next point, increased tendency of melt through when welding thin sheet. Invisibility of welding arc submerged under unmelted and melted flux cover in submerged arc welding makes it difficult to ensure that location where weld material is being deposited during welding। वही हमने कहा कि भाई दिखेगा ही नहीं आपको कि वेल्डिंग कहाँ करनी है, दिक्कत नहीं है, चारों तरफ से ढका रहेगा फ्लक्स से। तो ये डिफिकल्टी होगी कि किस लोकेशन पे वेल्डिंग करें, डिपॉजिट करें मटेरियल। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लिमिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस आर मेनली लिमिटेड टू फ्लैट पोजीशन only as developing amount of flux in odd position
to cover the welding arc become difficult, which is requisite for submerged arc welding. फ्लैट पोजीशन के लिए ही ये लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स को जो आप डिपॉजिट करेंगे उसको ऑड पोजीशन पे ऐसी जगह पे नहीं डिपॉजिट कर सकते हैं जहां से वो निकल जाए, गिर जाए, प्रॉपरली कवर ना करे, तो आप कैसे वेल्डिंग कर पाएंगे? ठीक है। सिमिलरली सर्कमफ्रेंशियल वेल्ड्स आर डिफिकल्ट टू डेवलप। ऊपर आप वेल्डिंग करना होगा, सर्कुलर है तो कैसे वेल्डिंग करेंगे? फ्लक्स नीचे गिर जाएगा। इसलिए फ्लैट पोजीशन पे आप वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑड पोजीशन पे या सर्कमफ्रेंशियल वेल्ड इससे नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट होगा। Circumferential welds are difficult to develop on small diameter components due to flux falling tendency away from weld zone. तो फ्लक्स ही गिर जाएगा तो आप कहाँ वेल्डिंग कर पाएंगे? हाँ, ठीक है। तो इसलिए प्लेट के ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं, फ्लैट प्लेट के ऊपर, सर्कमफ्रेंशियल पे के ऊपर नहीं, या किसी ऑड पोजीशन पे आप नहीं कर सकते, कोने में जाके वेल्डिंग कर लें वहां पे, छत पे, इधर टॉप पे, ओवरहैंग पे। ठीक है। हाँ, circumferential welds are difficult to develop on small diameter components due to flux falling tendency away from the weld zone. Plates of thickness less than 5 mm are generally not welded due to risk of burn through. 5 mm से कम थिकनेस रहेगा उसको वेल्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बर्न थ्रू का चांस रहेगा इससे। फर्दर, submerged arc welding process known as high heat input process. High heat input, however, is not considered good for welding of many steels, as it leads to significant grain growth in weld and heat affected zone owing to low cooling rate experienced by them during welding. तो इसलिए हम लोग हाई हीट इनपुट प्रोसेस के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हाई हीट इनपुट के कारण क्या होता है कि कई मटेरियल, कई स्टील्स ऐसे हैं जो उतनी अच्छी तरीके से वेल्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि many steels, as it leads to significant grain growth in weld and owing to low cooling rate, कूलिंग रेट कम होता है, ग्रेन ग्रोथ का इफेक्ट होता है इस पे, इसलिए हम लोग हाई हीट इनपुट प्रोसेस को इसमें लिमिटेशन में अंतर्गत आएगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के टाइम पे। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन फिर कहाँ है? कई लिमिटेशन इसमें हो गया तो एप्लीकेशन कहाँ है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स in many sectors such as
शिप बिल्डिंग, offshore, structural, pressure vessel industries, fabrications of pipes, penstocks, LPG cylinder, bridge grinders. Apart from the welding, bridge girders. Apart from the welding, submerged arc welding is also used for surfacing of worn out parts. वेल्डिंग का यूज वैसे तो आप नए फैब्रिकेशन के लिए भी करते हैं और साथ ही साथ आप मेंटेनेंस पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट ग्रेड स्टील बहुत से सेक्टर में, जैसे शिप बिल्डिंग, ऑफशोर, स्ट्रक्चरल पार्ट्स में, प्रेशर वेसल्स में, फैब्रिकेशन ऑफ पाइप में, पेन स्टॉक में, एलपीजी सिलेंडर्स में, इन सब में आप इस्तेमाल करते हैं। Apart from the welding, submerged arc welding is also used for surfacing of worn out parts of large surface area for different purposes, such as reclamation, hard facing and cladding. तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज आप वर्न आउट सरफेसिंग के लिए करते हैं, हार्ड फेसिंग के लिए करते हैं, क्लैडिंग के लिए करते हैं। ठीक है। द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग फॉर वेल्ड सरफेसिंग includes surfacing of roller barrel and wear plates. Submerged arc welding is widely used for cladding, carbon and alloy steels with stainless steel and nickel alloy deposit. क्लैडिंग मतलब एक कोटिंग आप कर देते हैं उसको भी। तो क्लैडिंग कार्बन एंड alloy steels with stainless steel and nickel alloy deposits. ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं कि सरफेसिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लैडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हार्ड फेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, शिप बिल्डिंग के लिए के जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ऑफशोर, स्ट्रक्चरल, प्रेशर वेसल इंडस्ट्रीज, फैब्रिकेशन, पेन स्टॉक, एलपीजी सिलेंडर, इन सब जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। इतना सब हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड बात किए हैं। अब बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।